कंसेप्ट, ये जो पूरी कहानी है ना, ये चॉकलेट से जुड़ी है। चॉकलेट शेयर किया तो क्या होगा, नहीं शेयर किया तो क्या होगा, वैसे पावर शेयर की तो क्या होगा, पावर शेयर नहीं की तो क्या होगा। ये पूरा चॉकलेट और पावर का एक सेम खेल चल रहा है एकदम इडली सांभर के। देखो ये पूरा खाने का खेल ही है, सिर्फ आपको एक कंसेप्ट उसमें लगाना होता है, फिर आपको बाकी के पूरे टर्म्स के मीनिंग डिटेल में समझ आती है। जैसे इडली सांभर के बिना इडली नहीं होती, वैसे डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग के बिना डेमोक्रेसी नहीं होती। ये इसमें कंसेप्ट लगता है। क्या देखो आप, तो फ्रेंड्स हमारे सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि हमें पावर शेयरिंग का मीनिंग समझना होता है। जैसे हमारे लेसन का नाम है क्या है, पावर शेयरिंग। तो सबसे पहले हम क्या समझते हैं, पावर शेयरिंग का मीनिंग समझते हैं। तो क्या व्हाट इज पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग एक्चुअली होता क्या है ये हमें समझना है। तो उसके लिए हम एक छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर पे आपका एक भाई है और आप है, और आपके पापा ने आपको चॉकलेट्स लाए, तो क्या करते हैं, वो चॉकलेट्स आप और आपके भाई में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ये क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ किसका, चॉकलेट का। सेम कंसेप्ट यहाँ पे लेगा क्या, पावर शेयरिंग। यहाँ पे जो गवर्नमेंट के पास पावर होती है वो वेरियस ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। अगर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है तो कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं। जैसे अगर आपके भाई को चॉकलेट दे दिया और आपको नहीं दिया तो क्या झगड़े होते हैं ना। सेम कंसेप्ट के इधर क्या होता है, अगर एक ऑर्गन को पावर नहीं मिली और एक ऑर्गन को मिल गई तो कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं, मतलब एकदम झगड़े का माहौल बन जाता है। इसलिए क्या है, पावर शेयरिंग काफ़ी क्रूशियल पार्ट होता है डेमोक्रेसी में। तो क्या पावर शेयरिंग का मीनिंग क्या होता है, पावर शेयरिंग इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमॉन्ग द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। क्या पावर शेयरिंग का मीनिंग क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। और ये डिस्ट्रीब्यूशन किस में होता है, 3 ऑर्गन्स में होता है हमारे गवर्नमेंट में। कौन से ऑर्गन्स है ये लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये लेजिस्लेचर क्या होता है, जो ऐसी बॉडी होती है जो लॉ बनाती है, और एग्जीक्यूटिव क्या है, जो ऐसी बॉडी वो लॉ को इम्प्लीमेंट करती है, और जुडिशरी क्या है, इन दोनों पे कंट्रोल रखती है और जस्टिस कॉमन पीपल को देती है। ये 3 बॉडीज़ होती है, और ये 3 बॉडीज़ एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल रखते हैं। ये आपको पता होगा, आपने अब तक सिविक्स में पढ़ा होगा क्लास 8 में। तो क्या है, हमारा पावर शेयरिंग का एक सिंपल मीनिंग क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमॉन्ग वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने क्या लिया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। सेम मतलब एकदम सिंपल कंसेप्ट। क्या, अगर आपके भाई और आपको चॉकलेट्स आपके पापा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सेम कंसेप्ट से यहाँ पे गवर्नमेंट जो है पावर डिस्ट्रीब्यूट करती है। ये था हमारा सिंपल सा मीनिंग पावर शेयरिंग का। तो फ्रेंड्स अब हम समझते पावर शेयरिंग इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, उसका उतना इंपॉर्टेंस क्यों है, पावर शेयरिंग हमें क्यों करनी चाहिए। ये पूरे सवालों के जवाब आपको अब मिलेंगे। तो आपने जैसे एनसीईआरटी में देखा है, सबसे पहले आपको पावर शेयरिंग का मीनिंग समझा है, बाद में कुछ श्रीलंका और बेल्जियम की आपको पावर शेयरिंग के बारे में कहानी सुनाएंगे, मगर हम अलग सीक्वेंस से चलेंगे। हम सबसे समझेंगे कि पहले पावर शेयरिंग का मीनिंग क्या होता है, फिर उसका इंपॉर्टेंस देखेंगे, और फिर हम श्रीलंका और बेल्जियम और बाकी के रिमेनिंग पॉइंट्स हम कवर करेंगे इस सीक्वेंस में। तो सबसे पहले हमने पावर शेयरिंग का मीनिंग समझ लिया है। अब हम जानते हैं पावर शेयरिंग का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है। तो सबसे पहले क्या है, वाई पावर शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट, उसका इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा क्यों है। उसमें हमें 2 रीजन्स मिलते हैं। क्या, एक प्रूडेंशियल रीज़न होता है और एक मोरल रीज़न होता है। हम दोनों को डिटेल में एकदम बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं प्रूडेंशियल रीज़न, और प्रूडेंशियल का मीनिंग क्या है ये भी आपको मैं समझाता हूँ। सबसे पहले रीज़न क्या है, पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। और वही कंसेप्ट, ये जो पूरी कहानी है ना, ये चॉकलेट से जुड़ी है। चॉकलेट शेयर किया तो क्या होगा, नहीं शेयर किया तो क्या होगा, वैसे पावर शेयर की तो क्या होगा, पावर शेयर नहीं की तो क्या होगा। ये पूरा चॉकलेट और पावर का एक सेम खेल चल रहा है एकदम। तो हम यही समझते हैं अभी। क्या हमारे पास क्या है अभी, पावर शेयरिंग का इंपॉर्टेंस। पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन वेरियस सोशल ग्रुप। सेम देखो, अगर आपके भाई को चॉकलेट दिया और आपको नहीं दिया तो क्या होता है, झगड़े होते हैं। यहाँ पे ऐसे अगर पावर शेयरिंग एक प्रॉपर वे में नहीं हुई तो झगड़े होते, कॉन्फ्लिक्ट्स किसके बीच में, वेरियस सोशल ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं। यही पॉइंट यहाँ पे लिखा क्या है, पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन वेरियस सोशल ग्रुप। अगर पावर शेयरिंग हमने कर दी तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे वो नहीं होंगे, वो जो कॉन्फ्लिक्ट्स मगर अगर हो सकते थे वो अभी नहीं होंगे, क्यों, हमने पावर शेयर की। तो ये पहला उसका इंपॉर्टेंस है। सेकंड क्या है, पावर शेयरिंग इज गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। सेम चॉकलेट की देखो, अगर आपके भाई को दिया और आपको नहीं दिया तो क्या आप झगड़ा करोगे, अगर आपको दे दिया तो क्या होगा, एकदम घर में शांति बनी रहेगी। वैसा ही माहौल यहाँ पे रहेगा पॉलिटिकल ऑर्डर। क्या, पावर शेयरिंग इज गुड वे टू इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, यानी कि शांति रहेगी हर तरफ, मतलब झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज नहीं होंगे और डेमोक्रेसी में पूरा वर्क एकदम स्मूथली चलता रहेगा। क्या है, ये है हमारा सेकंड पॉइंट। और ये जो दोनों रीजंस है ना, इसको हम कहते हैं प्रूडेंशियल रीजंस। इसको नाम प्रूडेंशियल रीजंस क्यों दिया, आपको सबसे पहले प्रूडेंशियल इस टर्म का मीनिंग समझना होगा। इसका मीनिंग क्या होता है, प्रूडेंशियल क्या है, बेस्ड ऑन कैलकुलेशंस ऑफ लॉस और गेन, फायदे की बात या फायदा या नुकसान की बात करना वो होता है, उसको कहते हैं प्रूडेंशियल रीजन। अगर देखो ये है उसका मीनिंग, क्या, किसका, प्रूडेंशियल रीजन का। तो ये हमारा इंपॉर्टेंस होता है, पावर शेयरिंग क्यों करनी चाहिए। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया प्रूडेंशियल रीजन का। अब हम जानते हैं मॉरल रीजंस क्या होते हैं पावर शेयरिंग के।
तो फ्रेंड्स अब तक हमने उसका प्रूडेंशियल रीज़न जाना, अब हम जानते हैं मोरल रीज़न की पावर शेयरिंग एक्चुअली क्यों की जाती है। तो उसमें हमारा मोरल रीज़न का फर्स्ट पॉइंट और इंपॉर्टेंस का थर्ड पॉइंट क्या कहता है, पावर शेयरिंग इज़ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर। ये जो पूरा सेंटेंस है ना, एक एग्जाम्पल की वजह से आप पूरा डिटेल में एकदम परफेक्टली समझ जाओगे। वो एग्जाम्पल है इडली और सांभर का। जैसे मतलब सांभर के बिना इडली नहीं होती ना, वैसे ही पावर शेयरिंग के बिना एक डेमोक्रेसी कंट्री हम उसको नहीं कह सकते। अगर एक कंट्री एक्स नाम की कंट्री है, वहाँ पे अगर कोई कहता है कि डेमोक्रेसी है, अगर कोई भी उसमें डेमोक्रेसी कहता है तो वहाँ पे पावर शेयरिंग का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वहाँ पे पावर शेयरिंग नहीं है तो वो डेमोक्रेसी कंट्री नहीं कह सकती। ये इसका मीनिंग होता है। क्या है कि पावर शेयरिंग एक क्रूशियल पॉइंट होता है डेमोक्रेसी का, जहाँ पे पावर शेयरिंग हुई वो डेमोक्रेसी कंट्री होती है। तो इसका ये कहना है। देखो फोर्थ पॉइंट क्या है, पीपल हैव राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर गवर्न। क्या है, पीपल को वहाँ के जो जहाँ पे पावर शेयरिंग होती है और जहाँ पे डेमोक्रेसी है वहाँ पे पीपल को एक राइट होता है कि वो गवर्नमेंट को पूछ सके हमें कैसे गवर्न किया जा रहा है। देखो क्या है, पीपल हैव राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर गवर्न, हमें आप कैसे गवर्न कर रहे हो ये उनको पूछने का राइट होता है किसको, पीपल को, कहाँ पे जहाँ पे पावर शेयरिंग हो रही होती है। ये हमारा फोर्थ पॉइंट है। और ये तो जो रीजंस है ना, ये मॉरल रीजंस है। ये हमने पहले प्रूडेंशियल रीजंस सीखे, अब ये मॉरल रीजंस है पावर शेयरिंग की, क्यों पावर शेयरिंग की जाती है। तो फ्रेंड्स आज तक हमने पावर शेयरिंग क्या होती है समझ लिया और उसका इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा क्यों होता है, ये दोनों हमने डिटेल में समझ लिया है। अब हमारे पास आता है श्रीलंका और बेल्जियम का पावर शेयरिंग के साथ उन्होंने कैसे डील किया उसको जानने के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास अभी इन दो टर्म्स का मीनिंग समझना होता है। इन दो टर्म्स का अगर हमने मीनिंग जान लिया तो हमें आगे का पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म के बारे में। इसका मीनिंग क्या होता है, इसमें क्या होता है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी पीपल रूल्स और माइनॉरिटी कम्युनिटी, ये इसका मीनिंग होता है। इसमें क्या होता है, जो भी रिस्पेक्टिव कंट्री में मेजॉरिटी कम्युनिटी में पीपल होते हैं वो उसी कंट्री के माइनॉरिटी पीपल जो भी होते हैं उस पर रूल करते। ये इसका एक सिंपल मीनिंग होता है। ये आप पढ़ लेंगे तो भी आपको डिटेल में समझ में जाएगा। तो भी आपको मैं समझाने के लिए एक कंट्री लेते हैं हम। एक कंट्री है एक्स, क्या एक कंट्री एक्स, और इसमें एक ए रिलीजन के पीपल रहते। क्या एक ए रिलीजन के पीपल कितने परसेंट रहते, 60% रहते, और एक बी रिलीजन के पीपल 40% रहते। तो ये जो ए रिलीजन के पीपल है ना, ये मेजॉरिटी में होते और ये जो है इन पे रूल करते। किन पे, ए वाले कम्युनिटी के पीपल बी वाले कम्युनिटी के पीपल के ऊपर जो रूल करते। उसी टर्म को समझाने के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है मेजॉरिटेरियनिज्म। तो इसका मीनिंग होता है। सेकंड होता है एकोमोडेशन का मीनिंग क्या होता है, तो इसका एक सिंपल मीनिंग क्या होता है, प्लस ए प्लेस टू लिव, इसका मीनिंग होता है एकोमोडेशन। मगर इस चैप्टर में हमें जो रिस्पेक्टिव मीनिंग समझना है वो ऐसे समझना है कि एडजस्टमेंट। जो बेल्जियम के पीपल होते हैं उन्होंने एडजस्टमेंट कर लिया और जो भी दूसरे रीजन के पीपल है माइनॉरिटी में उनको उनके साथ रहने दिया। ये इसका मीनिंग होता है एकोमोडेशन का, किसके रिस्पेक्टिव में, हमारे चैप्टर के रिस्पेक्टिव में। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं स्टोरी ऑफ बेल्जियम। अब जो भी हम देखेंगे पूरा बेल्जियम का जितना भी हमें हमारे एनसीईआरटी में दिया है बेल्जियम के बारे में, उसके इन्फॉर्मेशन, उन्होंने कैसे पावर शेयर किया, ये जितनी भी डिटेल्स दिए पूरी हम डिटेल में स्टडी करेंगे बेल्जियम के बारे में। तो हम इस वीडियो में सिर्फ बेल्जियम का स्टडी करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में श्रीलंका और अदर रिस्पेक्टिव टॉपिक्स हम स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेल्जियम का। तो बेल्जियम की कहानी क्या है, इसमें स्मॉलर कंट्री इन यूरोप। ये जो बेल्जियम कंट्री है एक स्मॉलर कंट्री, कहाँ पे, यूरोप में एक स्मॉलर कंट्री है। और इसकी पॉपुलेशन जो है वो कितनी है, पॉपुलेशन इस बेल्जियम कंट्री की 1 करोड़ है, यानी कि हाफ ऑफ हरियाणा। हमारा जो इंडिया में स्टेट है हरियाणा, उससे भी उनकी हाफ पॉपुलेशन है, किसकी, बेल्जियम की। और बेल्जियम की पॉपुलेशन 1 करोड़ में बताया गया। और ये स्मॉलर इन एरिया देन स्टेट ऑफ हरियाणा। हमारे जो इंडिया में स्टेट है हरियाणा उससे भी स्मॉलर कंट्री है। कौन सी, बेल्जियम में, हरियाणा से भी स्मॉलर है और हरियाणा से भी हाफ पॉपुलेशन इसकी बेल्जियम की है। ये यहाँ पे हरियाणा और बेल्जियम का कंपैरिजन करके आपको बताया है। और इसके जो बॉर्डर्स पे कौन से कंट्रीज लाइक करती है ये भी हमको पता करना है। इसमें क्या है, फ्रांस है, नेदरलैंड है, जर्मनी है और लग्जमबर्ग है। ये जो इतने सारे कंट्रीज बेल्जियम के बॉर्डर पे लाइक करते हैं। और इसके बारे में हमें क्या क्या बताया गया हमारे इसमें, इसकी जो कैपिटल सिटी है किसकी, ये जो बेल्जियम की कैपिटल सिटी है उसका नाम क्या है, ब्रुसेल्स। जैसे हमारी इंडिया की कैपिटल सिटी कौन सी है, दिल्ली। जैसे हमारी इंडिया की है वैसे ही वहाँ पे बेल्जियम की कैपिटल सिटी कौन सी है, ब्रुसेल्स। ये इसकी इन्फॉर्मेशन है। और हमारे पास और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, अभी वो जानते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे पास और इन्फॉर्मेशन क्या है हमारे पास, अभी देखो हमने बेल्जियम का अब तक हमने देखा, अब हम जानते हैं उसका इथनिक कॉम्पोजिशन। बेल्जियम में कौन से लोग रहते हैं ये हम जानते हैं। और इथनिक का मीनिंग क्या होता है, पीपल ऑफ कॉमन कल्चर और रिलीजन। एक ही रिलीजन, क्या एक ही कल्चर को शेयर करने वाले पीपल रहते हैं, उसे कहते हैं इथनिक। और वहाँ पे कौन से लोग रहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, इथनिक कॉम्पोजिशन। उसमें क्या है, उसमें 59% डच स्पीकिंग पीपल रहते हैं। कहाँ पे, पूरे जो बेल्जियम है ना, पूरा बेल्जियम में 59% डच स्पीकिंग पीपल रहते हैं और वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। कौन से रीजन में,
फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, और 40% फ्रेंच स्पीकिंग पीपल रहते हैं और वो वैलोनिया रीजन में रहते हैं। कौन से? वैलोनिया रीजन में रहते हैं। और 1% रिमेनिंग जर्मन पीपल है, और वो इवनली यहाँ वहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे बेल्जियम में। तो ये हमारा इथनिक कॉम्पोजिशन था किसका? पूरे बेल्जियम का, पूरे कंट्री का हमने जाना अभी। तो इसमें क्या क्या हमें पता चला? इसमें 59% डच है, 40% फ्रेंच है, 1% जर्मन है। और अभी हम जानते हैं इथनिक कॉम्पोजिशन हमारे जो कैपिटल सिटी है बेल्जियम की, वो कौन सी? ब्रुसेल्स। वहाँ पे कैसे उनका कॉम्पिटिशन रहा है? वहाँ पे क्या रहा है? वहाँ पे 80% फ्रेंच है। क्या है? वहाँ पे 80% फ्रेंच है। देखो यहाँ पे फ्रेंच एकदम माइनॉरिटी में है, यहाँ पे मेजॉरिटी में डच है पूरे कंट्री में, और माइनॉरिटी में फ्रेंच है। मगर ये जो कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स है वहाँ पे मेजॉरिटी में फ्रेंच और माइनॉरिटी में डच है। एक अलग ही मतलब इनका हो गया है कि माइनॉरिटी एकदम कैपिटल सिटी में मेजॉरिटी बन गई है। तो यहाँ हमें देखने को मिलता है। मगर इससे क्या ऐसा फ़र्क पड़ गया वहाँ पे, वो हमें अभी जानना है। उसमें क्या देखो, वहाँ पे जो अभी पूरा कॉम्पिटिशन था उनका, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था। यहाँ पे मतलब कैपिटल सिटी में एक मेजॉरिटी में, और पूरे कंट्री में एक मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में। तो अभी हमें क्या जानना है कि हमें एक पॉइंट देखें, फ्रेंच कम्युनिटी वॉज रिच एंड पावरफुल। ये जो फ्रेंच कम्युनिटी थी वहाँ पे काफ़ी रिच और पावरफुल थी। इससे क्या मतलब हमें क्यों बताया गया? इससे क्या हो गया? इससे क्या हो गया कि डच हु गॉट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर, जो डच पीपल थे उनको मतलब जो इनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी बाद मिला, काफ़ी देर बाद मिला, और उनको एजुकेशन डेवलपमेंट काफ़ी देर बाद मिला। तो उनका गुस्सा था किसके ऊपर था? फ्रेंच कम्युनिटी के ऊपर था। क्योंकि वो रिच एंड पावरफुल थे, और ये एकदम पुअर थे, मतलब कह सकते हैं वो पुअर थे। इसलिए उन्होंने एक झगड़े का वातावरण बन गया था। कब? 1950s एंड 60s में वहाँ पे टेंशन्स शुरू हो गए थे। टेंशन यानी कि झगड़े, किसमें? फ्रेंच और डच कम्युनिटी में। और एक रीज़न हो सकता है। क्यों? कौन सा रीज़न? देखो पूरे कंट्री में ये मेजॉरिटी में, और पूरे इनकी जो कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स है वहाँ पे माइनॉरिटी में। तो ये भी एक उनका रीज़न हो सकता है। मगर जो मेन रीज़न था वो क्या था कि फ्रेंच कम्युनिटी जो रिच एंड पावरफुल थी, और इसकी वजह से वो जो डच थे उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन डेवलपमेंट काफ़ी देर बाद मिला, इससे वहाँ पे झगड़े हुए थे। मगर इसका उन्होंने क्या सोल्यूशन निकाला वो भी हमें जानना पड़ता है। अभी हम उनका सोल्यूशन उन्होंने किस तरह पावर शेयर की ये हम जानते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम जानते हैं वहाँ पे जो टेंशन्स हो रहे थे तो उन्होंने उसका सोल्यूशन क्या निकाला ये हमें अभी जानना है। तो उसमें क्या निकाला उन्होंने सोल्यूशंस? बिटवीन 1970 एंड 1993 दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स। यानी कि ये जो 1970 से लेकर 1993 में 3 तक का ये जो टाइम पीरियड है उसमें उन्होंने उनके कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया। अभी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना मतलब उसमें सुधार ना लाना। ये क्यों किया? मगर इससे क्या होगा कि इनेबल टू लिव टुगेदर, ये जो दोनों कम्युनिटी थी वो एक साथ रह पाई, इसलिए उन्होंने 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया। और साथ साथ मेंटेन पीस यानी कि वहाँ पे शांतता बनी रहे, इसलिए उन्होंने 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया। उसमें सेकंड उन्होंने क्या किया? इन सेंट्रल गवर्नमेंट नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग ट्विन सिस्टर शुड बी इक्वल। उन्होंने क्या कर दिया कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट थी वहाँ पे जो भी डच और फ्रेंच कम्युनिटी के पीपल थे उनको इक्वल नंबर ऑफ सीट्स उन्होंने दे दी। ये भी एक मतलब इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहा है वहाँ पे। तो ये सेकंड पॉइंट उनका है, उन्होंने एक सोल्यूशन फाइंड किया। और थर्ड उन्होंने क्या किया? मेनी पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वर गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जो भी ज़्यादा पावर्स थे सेंट्रल के पास उन्होंने कुछ पावर्स स्टेट गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ये उन्होंने 3 सॉल्यूशंस निकाले। फर्स्ट क्या किया? उन्होंने 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया। क्यों किया कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड? क्योंकि वहाँ पे अच्छे से वो रह पाए और पीस बना रहा है वहाँ पे। सेकंड उन्होंने क्या किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी सीट्स थे उन्हें वहाँ पे इक्वली शेयर कर लिए डच और फ्रेंच ने। और थर्ड उन्होंने क्या किया? मेनी पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ये उनका सोल्यूशन था। और इसी तरीके से वो अच्छी तरीके से एकदम पावर शेयरिंग का उन्होंने एक उदाहरण सबको दे दिया। और नेक्स्ट क्या हमारे पास जानने के लिए? तो बेल्जियम में जो है एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट थी। क्या उन्हें बेल्जियम में एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट थी? वो कौन सी गवर्नमेंट थी? थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट वो थी कम्युनिटी गवर्नमेंट। कौन सी थी? वो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी। अब ये कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या करती है, उसका काम क्या, ये क्यों निकाला, ये भी क्वेश्चन हमारे माइंड में आता होगा। तो इसका आंसर क्या है यहाँ पे? सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कम्युनिटी गवर्नमेंट कौन इलेक्ट करता था। क्या था? कम्युनिटी गवर्नमेंट जो थी इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन कम्युनिटी, यानी कि जैसे हमने समझाए थे कि ए कम्युनिटी 60% अगर एक कंट्री में और बी कम्युनिटी के 40% है। ये जो अभी ए कम्युनिटी के पूरे पीपल है वो बना के उनकी एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनेगी और बी पीपल की वो अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट बनेगी। तो ये भी जो भी कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी वो एक ही रीजन के पीपल बनाएंगे। और उसका काम क्या होगा? गवर्नमेंट हैज़ जो भी कम्युनिटी गवर्नमेंट उसके पास क्या क्या है? पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़ के उसमें पावर रहेंगे। क्यों से? कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़ में ये कम्युनिटी गवर्नमेंट काम करेगी। तो ये पूरा जितना हमने अभी स्टोरी देखी वो थी बेल्जियम के बारे में।
तो फ्रेंड्स अब हम जानते हैं द स्टोरी ऑफ श्रीलंका। हमें क्या एनसीईआरटी में श्रीलंका के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की गई है, वो पूरी इन्फॉर्मेशन हम डिटेल में अभी इधर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जानते हैं श्रीलंका के बारे में क्या, श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन। ये जो श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है, आइलैंड नेशन कौन सा होता है, जिसके चारों तरफ से पानी होता है, उस कंट्री को हम आइलैंड नेशन कहते हैं। ये जो श्रीलंका है उसके चारों तरफ से पानी था, इसलिए उसे क्या कहता है, एक आइलैंड नेशन है श्रीलंका। और इन्फॉर्मेशन क्या है, इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948, यानी कि जो श्रीलंका कंट्री है वो एक इंडिपेंडेंट नेशन कब बन के आई, 1948 में एक इंडिपेंडेंट नेशन श्रीलंका इस नाम से वो बन के आई। और क्या है, 2 करोड़ पॉपुलेशन किसकी थी, 2 करोड़ पॉपुलेशन श्रीलंका की थी। अब हम जानते हैं उसका कंपोजिशन कैसा था श्रीलंका का। उसमें हमारे पास 74% जो थे वो सिनाला के पीपल थे, यानी कि सिनाला कम्युनिटी थी वहाँ पे, वो एक मेजॉरिटी कम्युनिटी थी। और ये जो तमिल्स थे वो माइनॉरिटी में थे और उनका कंपोजिशन था 18%। और उस 18% में से भी 2 हमें एक सब ब्रांच, मतलब वहाँ पे एक डिवीजन दिखता है, उसमें है श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स। अब ये श्रीलंकन तमिल्स क्या और इंडियन तमिल्स क्या है ये हम जानते हैं। ये जो श्रीलंकन तमिल्स थे वो पहले से श्रीलंका में रहते थे और उनका कंपोजिशन 13% है। और अभी ये जो वहाँ पे इंडियन तमिल्स है वो इंडिया से वहाँ पे श्रीलंका में गए थे जब कॉलोनियल पीरियड चालू मतलब चल रहा था, तब एज अ वर्कर वो वहाँ पे गए थे और वहाँ पे वो रुक गए, इसलिए उन्हें इंडियन तमिल्स कहा जाता है। उनका कंपोजिशन 5% है, 13 + 5 बन के 18 ऐसा टोटल कंपोजिशन है। ये 13 ओवरऑल में से नहीं है, 5 ओवरऑल में से नहीं है, ये जो 18% है उसी में से 13 और उसी में से 5% उनका कंपोजिशन हमें देखने को मिलता है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, मोस्ट सिनालाज आर बुद्धिस्ट, यानी कि जो ये सिनाला कम्युनिटी थी वो कौन से रिलीजन को फॉलो करती थी, वो बुद्धिज़्म इस रिलीजन को फॉलो करती थी। और इन्फॉर्मेशन क्या है, वो 7% क्रिश्चियन भी श्रीलंका में रहते थे। अब हम जानते हैं मेजॉरिटेरियन पॉलिसी ऑफ सिनालाज। पहला पॉइंट क्या है, इन 1956 एन एक्ट वॉज पास टू रिकग्नाइज सिनाला एज द ऑफिशियल लैंग्वेज डिस्क्रेडिंग तमिल्स, यानी कि 1956 में एक ऐसा एक्ट पास हुआ जिसके तहत एक सिनाला जो लैंग्वेज थी उसको ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया और तमिल्स की जो लैंग्वेज थी तमिल उसको उन्होंने डिसग्रेड कर दिया, यानी कि उसको नेग्लेक्ट कर दिया। और ये जो पूरा भी गवर्नमेंट का पत्र व्यवहार चलेगा या ऐसा ऑफिशियल कामों के लिए जो भी लैंग्वेज यूज़ होगी वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ होगी, वो सिनाला लैंग्वेज यूज़ होगी। मगर इनकी जो लैंग्वेज थी 18% तमिल्स की तमिल लैंग्वेज थी, उनकी लैंग्वेज को उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि मेजॉरिटी में थे तो इन्हीं की गवर्नमेंट बनी थी वहाँ पे, इसीलिए उन्होंने एक ऐसा एक्ट पास किया था। और उन्होंने क्या किया, फेवर्ड सिनालाज इन गवर्नमेंट जॉब्स, यानी कि जो सिनाला कम्युनिटी के पीपल थे उन्हीं को गवर्नमेंट जॉब्स में फेवर किया, इनको जॉब्स में भी इन्होंने फेवर नहीं किया, इनको मतलब ये नेगलेक्ट करते रहे। और उन्होंने क्या किया, मतलब मेजॉरिटी पॉलिसी ऑफ सिनालाज, यानी सिनालाज ने क्या किया ऐसा, स्टेट शाल प्रोटेक्ट बुद्धिज़्म, यानी कि इनकी जो ये जो फॉलो करते थे रिलीजन वो कौन सा था, बुद्धिज़्म। मगर इनके रिलीजन को इन्होंने मतलब ऐसा डिस्क्रेडिट कर दिया, यानी कि नेगलेक्ट कर दिया। पूरे जो पॉलिसीज़ थे, पूरे जो ऐसे लॉज बन रहे थे वो सब किसके फेवर में थे, वो सिनालाज के फेवर में थे। इसलिए तमिल्स के मतलब क्या आगे हुआ वो तो हम देखेंगे, मगर आपको इससे पता ही चलता है कि पूरे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी सिनालाज ही है और जो ऑफिशियल लैंग्वेज वो भी सिनाला है। और स्टेट स्टार प्रोटेक्ट बुद्धिज़्म, यानी कि इनका जो बुद्धिज़्म रिलीजन था उसी को सब फेवर करेंगे, यह ऐसा इसका मानना था। सिनालाज ने जो मेजॉरिटियन पॉलिसी अडॉप्ट की थी उसकी वजह से क्या हुआ, कुछ रिजल्ट्स निकल के आए, वही रिजल्ट्स हम जानेंगे। उसकी वजह से क्या हुआ, फीलिंग ऑफ एलिनेशन इंक्रीज अमंग तमिल्स, यानी कि जो फीलिंग ऑफ एलिनेशन यानी कि सेपरेशन की भावना, उनसे अलग होने की भावना तमिल्स में मतलब आ गई थी। क्या फीलिंग ऑफ एलिनेशन तमिल्स में आ गई थी। दे फेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड द इक्वल राइट्स, यानी कि जो गवर्नमेंट है और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तमिल्स के खिलाफ मतलब डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है तमिल्स में, उनको इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे। कौन से मतलब एजुकेशन राइट्स हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज में राइट्स हो, ऐसे कोई भी उनको राइट्स नहीं मिल रहा था। उनकी मतलब उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, इसका मीनिंग शॉर्ट में अगर जानना चाहे तो। और क्या हुआ था, इसी वजह से क्या हुआ कि फिर तमिल्स ने क्या किया, तमिल्स लॉन्च पार्टीज एंड डिमांडेड इक्वालिटी इन द सेंस क्या कि जॉब्स मिले, उनको इक्वल जॉब्स का राइट हो, एजुकेशन में भी उनको फेवर किया जाए और उनकी जो लैंग्वेज है तमिल्स उसको भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह ट्रीट किया जाए। ये इनके डिमांड्स थे, मगर वो उन्हें डिनाइड कर दिया, यानी कि उन्होंने नहीं बोल दिया उनके इस डिमांड को। किसने, सिनालाज ने। तो क्या हुआ फिर, इसी वजह से तमिल्स डिमांडेड एंड सेपरेट तमिल एलम, यानी कि एक सेपरेट स्टेट, तमिल का एक सेपरेट स्टेट उनको दे दिया जाए। मगर ये भी मतलब सिनालाज ने मना कर दिया था। फिर इसी वजह से क्या हुआ, वहाँ पे जो सिचुएशंस थे काफ़ी बिगड़ गए
और इसी वजह से वहाँ पे सिविल वार हुआ। सिविल वार यानी कि गृह युद्ध। इससे क्या होता है, वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन तमिल्स एंड सेनालास टर्न इनटू सिविल वार, यानी कि वहाँ पे झगड़े होने लगे। मतलब आप समझ ही जाते हो ना, मतलब वहाँ पे जो एनवायरनमेंट था काफ़ी दंगे हो रहे थे, दो रिलीजन्स के बीच काफ़ी मतलब ऐसे मार डाल रहे थे लोगों को काफ़ी झगड़े। आप तो समझ ही सकते हैं इससे कि मतलब वहाँ पे कंडीशंस अच्छे नहीं थे। कहाँ पे, श्रीलंका में। और ये थी श्रीलंका की कहानी। इसका कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि जैसे आपने देखा बेल्जियम ने क्या किया था, एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया था और वहाँ पे एकदम करेक्ट वे में पावर शेयरिंग हो रही थी और सब एकदम परफेक्टली स्मूथली उनकी गवर्नमेंट चल रही थी। मगर यहाँ पे क्या हुआ, श्रीलंका में वहाँ पे इक्वल पावर शेयरिंग नहीं की, इसलिए क्या हुआ, एक कम्युनिटी मतलब दूसरी कम्युनिटी से भड़क गई और उनमें झगड़े लगे और वो सिविल वार में हो गया। इससे क्या हुआ ना, कंट्री की डेवलपमेंट हुई, इससे वहाँ पे काफ़ी हत्याएं भी हो गई, मतलब काफ़ी वहाँ पे नुकसान पीपल का हो गया, सबका हो गया। मतलब पावर शेयरिंग अगर इक्वल वे में नहीं होती, अच्छी तरीके से नहीं होती, वो अच्छा नहीं होता। इसका हमें एक कंक्लूजन मिलता है। फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। किस फॉर्म में पावर शेयर की जाती है डेमोक्रेसी में, उन फॉर्म्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला फॉर्म है अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि ऑर्गन्स सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि गवर्नमेंट के ऑर्गन्स कौन से। लेजिस्लेचर जो बॉडी लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव जो उस लॉ को इम्प्लीमेंट कराती है, और जुडिशरी जो कॉमन पीपल को जस्टिस देती है और वेरियस इश्यूज सॉल्व करती है और लॉज को अमेंड भी करती है कभी कभी। ये इनके तीनों के काम है। ये क्या है, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है। और ये जो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है ना, इनके पास इक्वल पावर्स होते हैं, यानी कि लेजिस्लेचर के पास ज़्यादा पावर या जुडिशरी के पास ज़्यादा या एग्जीक्यूटिव के पास कम पावर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इन तीनों बॉडीज़ के पास इक्वली पावर शेयर्ड होती है, इसलिए इसे हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और ये जो पावर शेयरिंग होती है ना, इसकी वजह से सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस बनता है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग की वजह से। ये कैसे, देखो इन तीनों के पास अब इक्वल पावर है। अगर कोई समझो जुडिशरी ने एक गलत डिसीजन ले लिया, तो ये जो दो बॉडीज़ होती है ना, ये ऐसे मतलब मतलब ये उनके जो मेंबर्स होते पार्लियामेंट के, ये ऐसे वोट पास करके इस डिसीजन को रुकवा सकते हैं। इनके पास ऐसी पावर हो सकती है। ये ज़्यादा पावर मतलब एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते और ये भी पावर ज़्यादा है, ये नहीं कर सकते। इसलिए इनका एक सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस बना रहता है। ये इन पे कंट्रोल करते हैं और ये इन पे कंट्रोल करते हैं, इसलिए एक सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस बना रहता है। किसी के पास ज़्यादा नहीं, सबके पास इक्वल पावर होती है। ये हमारा फर्स्ट फॉर्म है पावर शेयरिंग का, किसके अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। सेकंड है पावर शेयरिंग अमॉन्ग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, यानी कि गवर्नमेंट जो होती है डिफरेंट लेवल में हमारे पास इंडिया में गवर्नमेंट पाई जाती है, उनके पास पावर शेयर होती है। जैसे हमारे पास पूरी जो इंडिया की गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, या उसे हम फेडरल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं, उसके पास सबसे ज़्यादा पावर होती है। फिर आती है स्टेट गवर्नमेंट, रिस्पेक्टिव स्टेट्स के एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, उसके पास भी पावर होती है। मगर यूनियन और फेडरल गवर्नमेंट के पास सबसे ज़्यादा पावर होती है, उससे लेस पावर होती है स्टेट गवर्नमेंट के पास, और उससे लेस पावर होती है म्यूनसिपैलिटी के पास। ये जो डिस्ट्रिक्ट की गवर्नमेंट होती है म्यूनसिपैलिटी, आपको पता ही होगा, जो डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं उनको पता ही है, जो नहीं रहते उनको भी आप सिविक्स में पढ़ाई है प्रीवियस क्लासेस में। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फॉलो होती है। इनके पास कम राइट्स होते हैं और इनके पास ज़्यादा, और इनके पास उससे ज़्यादा, ऐसे करके मतलब एक कॉमन पावर मतलब इक्वली पावर शेयर नहीं होती है। इनके पास सबसे ज़्यादा, इनके पास सबसे कम होते हुए ग्राम पंचायत यानी कि विलेज रूरल एरिया पे ये पावर शेयर होती है। क्या, गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। थर्ड हमारे पास है अमॉन्ग वेरियस सोशल ग्रुप्स। इसका बेस्ट एग्जांपल हमने अभी बेल्जियम में पढ़ा था, कम्युनिटी गवर्नमेंट का। वहाँ पे एक रिलीजियस कम्युनिटी के साथ पावर शेयर की जा रही थी अमॉन्ग सोशल ग्रुप्स। और क्या है, हमारे पास इंडिया में रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशनल सीट्स होते हैं, जिससे क्या, जो भी अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बिलोंग करते हैं, अलग अलग शेड्यूल कास्ट ट्राइब से बिलोंग करते हैं, उनको भी पावर शेयरिंग में एक इक्वल पोजीशन मिले, इसलिए रिजर्व सीट का कंसेप्ट आया गया है। और उनको पार्लियामेंट में या स्टेट असेंबली में उनको एक रिजर्व सीट्स होती, इससे उनको एक फीलिंग ऑफ एलिनेशन उनके मन में ना आए, इसलिए उनको भी हमारे जो सिस्टम में लिया जाता है। मानिए कि मतलब पूरे इसमें कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रेंड्स, हमारा थर्ड है अमॉन्ग वेरियस सोशल ग्रुप्स। इसका बेस्ट एग्जांपल है कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम। ये हमने देखा है कि बेल्जियम में एक सेम कम्युनिटी के पीपल जो है, उनकी एक गवर्नमेंट होती है कम्युनिटी गवर्नमेंट, वो उनके पास भी पावर शेयर की जाती है। तो नेक्स्ट हमारे पास है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशन सीट्स। इसमें क्या होता है कि अगर आप कोई एक सोशल ट्राइब से बिलोंग करते हो, वेरियस बैकवर्ड क्लासेस, उनके साथ भी पावर शेयर की जाती है, इसलिए एक कंसेप्ट है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशन सीट्स का, जो कि पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में रिजर्व कुछ सीट्स होती है जो कि इन पीपल के लिए होती है, ताकि उनको एक फीलिंग ऑफ एलिनेशन ना आए कि हमको एक नेगलेक्ट किया जा रहा है। जैसे श्रीलंका में
तमिल्स को क्या था वैसी फीलिंग इधर ना, इसलिए उनको भी पावर इक्वली एडमिनिस्ट्रेशन में उनका पार्टिसिपेशन हो, इसलिए अमंग वेरियस सोशल ग्रुप में भी पावर शेयर की जाती है। फोर्थ पॉइंट है अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। ये जो इसमें हम हमारे पास अभी डेमोक्रेसी में इक्वल हमारे पास राइट होता है कि हम किसी को भी वोट कर सके, कौन सी भी पार्टीज़ को वोट कर सके। जब हम किसी भी पार्टीज़ को वोट करती है वो पार्टी पावर में आ जाती है, तो उसके पास अभी पावर मतलब वो अभी गवर्नमेंट के पावर में आ जाती है, उसके पास अभी वेरियस पावर्स होती हैं, तो वो काफ़ी डिसीजंस गवर्नमेंट के ले सकती है। उससे हम क्या कह सकते हैं, वो अभी गवर्नमेंट ही बन जाती है, उनके लीडर्स की एक गवर्नमेंट फॉर्म होती है, उनके पास काफ़ी पावर होती है। क्या है, हमारे पास इक्वल राइट मतलब हमारे पास राइट होता है कि हम वोट करें, उससे पॉलिटिकल पार्टीज पावर में आ जाती है। मगर कभी कभी क्या होता है कि एक क्लियर मेजोरिटी नहीं होती है, किसी भी पार्टीज को क्लियर वोट्स नहीं होते, तो क्या होता है दो पार्टीज साथ मिलकर एक अलायंस बनाती है, तो ये जो पार्टीज है पॉलिटिकल पार्टीज होती है, तो इनके बीच में भी पावर इस तरीके से शेयर होती है। सेकंड है नेक्स्ट है इसमें इंडस्ट्रियल, फार्मर, बिजनेसमैन एसोसिएशंस एंड कम्युनिटीज। जैसे आपने संगठना देखी होगी, फार्मर्स की एक अलग संगठना होती है, हमारे स्टूडेंट्स की भी होती है, और वेरियस बिजनेसमैन्स के, फार्मर्स के एक वेरियस ग्रुप्स होते हैं, तो उनके राइट्स के लिए वो लड़ते हैं ग्रुप्स, तो क्या है वो भी एक गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बना सकते हैं, इसलिए क्या है उनके पास भी एक काफ़ी हद तक पावर होती है। ऐसे ग्रुप में पावर शेयर होती है, तो ये डिफरेंट इसमें पावर हमारे डेमोक्रेसी में शेयर की जाती है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमने पूरा पावर शेयरिंग का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आपको कुछ मेरे इस वीडियो के बारे में कहना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कह सकते हैं, और साथ ही साथ मैं कौन से और नए टॉपिक्स की वीडियो बनाऊं ऐसा आपको लगता है, वो टॉपिक्स भी आप नीचे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।